आज हमारा टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल, या सीधे सीधे हमारा जो चैप्टर का नाम है वो सेल है। इलेक्ट्रिक सेल। अब सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी टाइप की किसी भी टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जो भी डिवाइस किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। तो इट इज़ अ डिवाइस which converts any type of energy into electrical energy। ओके तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे, बस। अब हमारे जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वो इस बेसिस पे डिवाइडेड किए गए हैं, यानी कि उनमें इनपुट एनर्जी कौन सी है, ठीक है। यानी एनी टाइप ऑफ एनर्जी मैंने लिखा है, इसमें इनपुट एनर्जी के बेसिस पे उनके नाम रखे गए हैं। जैसे हाँ, आपने सुना होगा सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है? इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। आपने एक सुना होगा फोटो सेल। ठीक है, ये लगभग दोनों सेम ही होते हैं फोटो सेल। ये बस इसमें ये स्पेसिफाई है कि फोटो सेल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो होता है वो लाइट एनर्जी को नहीं कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट की जाती है तो वो इंफ्रारेड के फॉर्म में होती है मोस्टली। इंफ्रारेड हो गया या अल्ट्रा वायलेट हो गया, क्योंकि सन से तो बहुत सारी रेज आती है, हीट एनर्जी भी आती है। तो वो सोलर एनर्जी, सोलर के पास जितनी टाइप की भी एनर्जी आ रही है उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो सेल के ऊपर लाइट डालेंगे तो वो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। तो इसमें स्पेसिफाई करके लिख सकते हो, इन इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। एक होता है थर्मल सेल्स, ठीक है। थर्मल सेल्स हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो आप खुद समझ लीजिए। हमें जो पढ़ना है वो है जो हमारे लिए स्पेशली इस चैप्टर में है वो हमें पढ़ना है, और उसका नाम होता है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, नाम से लग रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोला गया। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमें तो पढ़ना यही है, हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए भाई, हमारे पास इस तरह का कोई भी बीकर है और उस बीकर के अंदर एक लिक्विड हम लोग डालते हैं। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके पास आयंस होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कोई एसिड हो गया, कोई बेस हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। आयंस का मतलब जिसके पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हों, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़े ही होंगे, डिटेल में पढ़ा होगा। जो भी एसिड या बेस होते हैं मोस्टली उनके पास आयंस होते हैं, इसलिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिड होगा या बेस होगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने 2 रॉड को डिप किया, रॉड बोल लो या प्लेट बोल लो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। एक प्लेट को जैसे ही डिप करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है इस बारे में हम बात रेगुलर क्लास में करते हैं। अब क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है इसलिए हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, इतनी ही बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा जिसको हम लोग लो पोटेंशियल बोल सकते हो, ये लो पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल कम पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल बोल सकते हो। और ये क्या है, हाई पोटेंशियल है, तो एक पर हाई पोटेंशियल आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जिस पर लो पोटेंशियल आता है, जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल आता है, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जिस पे पॉजिटिव उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है। बस ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। दोनों को मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स, यानी अगर दोनों को मिला के हम बोलेंगे तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोड्स। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हैं, एक पर आएगा लो पोटेंशियल, एक पर आएगा हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल वाला यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा उसको कैथोड बोल देंगे। प्लस और माइनस की वजह से इन दोनों टर्मिनल्स के, ये दोनों टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर हम कोई सर्किट इसमें लगा दें, क्लोज कर दें, यानी एक वायर लेकर आएँ और वायर में रेजिस्टेंस लगा दें, तो इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, अगर कर दें तो, ठीक है। तो इस तरह के सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब इस सेल में, ये जो सेल है इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में EMF बोल सकते हो। EMF को हम लोग जनरली E से लिखते हैं, ठीक है। आप स्मॉल ई से भी लिख सकते हो, कैपिटल ई से भी लिख सकते हो, इस तरह वाले ई से भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ई हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर देते हैं, इसीलिए हम लोग स्मॉल ई और कैपिटल ई का यूज़ कम करते हैं, EMF के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वरना कर तीनों सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको लिखा हुआ तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। मैं जो यूज़ करूँगा वो ये वाला होगा सिंबल। EMF होता क्या है, देखो सबसे पहली बात तो EMF होता क्या है। देखो EMF ये है सिंपली कि जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ का चार्ज यहाँ पर जाएगा, या बोल लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है, तभी तो जा रहा है। तो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज इन टोटल सर्किट। टोटल का मतलब यहाँ पर ये है, कंप्लीट सर्किट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक का देखा जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, उसमें ये एक सेल लगा दिया और इसके बीच में मैं चाहे जितने रेजिस्टेंस लगा लूँ उससे हमको मतलब नहीं। हमें क्या देखना है, एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग EMF बोल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज वाइज हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज
इन कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है ईएमएफ और ये हो जाएगा वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज। ठीक है, लेकिन ये वर्क डन कहाँ हुआ है, ये याद रखिएगा, ये वर्क डन थ्रू आउट द बैटरी हुआ है। ठीक है, ये टोटल वर्क डन है, कंप्लीट सर्किट का है। ठीक है, तो आप इसको चाहे कंप्लीट लिखना चाहें तो कंप्लीट लिख सकते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला है, आपको याद रखना है, E इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। जैसे पोटेंशियल का फार्मूला होता है वही इसका भी फार्मूला है। इसको याद करने वाली आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स of cell when circuit is open is called EMF of cell। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी ये सेल है, इस सेल में हमने यहाँ पे कुछ भी जोड़ा नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, कुछ भी नहीं जोड़ के रखा है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ये जो अभी बताया था मैंने कि यहाँ पर अगर वायर मैंने जोड़ दिया, ये वायर अगर नहीं जोड़ के रखा है तो हमारा सर्किट ओपन बोला जाएगा, और तब इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग EMF बोलते हैं। ठीक है, तो याद करने वाला एक डेफिनेशन ये हो सकता है, इसको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, अच्छा, सेल का एक सिंबल बार बार हम बना रहे हैं, वो आपको बता देते हैं, ये सिंबल होता है। ठीक है, सेल का ये सिंबल होता है, एक हम लोग बड़ी डंडी खींचते हैं, एक छोटी डंडी खींचते हैं और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसमें जो बड़ी डंडी होती है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की होती है, छोटी डंडी होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल की होती है, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। और साथ में हम लोग छोटा सा अगर बनाना चाहें तो किंक भी बना देते हैं। इस किंक का क्या मतलब है आपको आगे समझ में आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मिलके पूरा का पूरा एक सेल बनता है। ठीक, ये पूरा का पूरा एक सेल का सिंबल बनता है। अभी इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो समझ में आएगी बात। तो EMF समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो हमारा सेल था, इस सेल में अगर हम कोई सर्किट लगा देंगे, देखिए जैसे सेल बना देता हूँ, ये हमारा सेल था, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी है। अब ये जो रेजिस्टेंस लगाए हैं R1, R2, R3 ऐसे मैंने बोल दिया। तो देखिएगा, समझिए बात को, इसके अक्रॉस यानी इसकी प्लेट के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने नाम दिया है EMF। ठीक है, इसको E से लिखते हैं। ये प्लेट के अंदर यानी इस प्लेट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे समझिए। और ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये कहाँ लगे हुए हैं, ये बाहर लगे हुए हैं, तो ये एक्सटर्नल सर्किट है, इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल सर्किट। अब ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। तो ये तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल के यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों मिल के कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे होंगे। कहाँ, इसके अक्रॉस, यहाँ पर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि देखिए ये कहाँ तक गया है, ये इसके टर्मिनल तक गया है, ये इसके टर्मिनल तक जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जीरो कहाँ तक आया है, इसके टर्मिनल तक आया। ठीक है, तो इसको इसके लिए नाम क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हमेशा V से लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, याद करने में भी आप लोग को आसानी होगी, बस हल्का सा चीज़ चेंज करना है।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, when circuit is closed। ठीक है, इस बार देखना क्या हमने लिखा है, क्लोज्ड। सर्किट को क्लोज होना चाहिए, क्लोज का मतलब करंट फ्लो होना चाहिए। इस बार ये सर्किट ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये सर्किट क्लोज है, यहाँ से करंट इसमें जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट वापस आएगा। तो सर्किट जब क्लोज होगा तब टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, और जब सर्किट ओपन होगा मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो उस टर्मिनल से अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग ईएमएफ बोल देंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नाम लिया था वो भी देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको हम लोग हमेशा स्मॉल आर से लिखेंगे, और इसकी सिंपल डेफिनेशन है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कैसे रेजिस्टेंस आ सकता है ये बात आपको समझनी है। देखिए थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा सेल था, इसमें हमने 2 प्लेट डाली थी ये ऐसे, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट था ऐसे भरा हुआ था। अब इलेक्ट्रोलाइट में मान लो एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। अगर इस पर नेगेटिव पोटेंशियल आया है, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आया है, इस बात का मतलब ये है कि नेगेटिव वाला इस तरफ जा रहा है, ठीक है, यही तो होगा। नेगेटिव वाला इस तरफ जा जाके इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है, और पॉजिटिव वाला इस तरफ जा जाके इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, ठीक है। अपोजिट मत सोचिएगा कि उधर पॉजिटिव आ गया है तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये नहीं। ये पॉजिटिव इसके ऊपर आया ही इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव एक्सेस हो रहा है, नेगेटिव इसके ऊपर आया ही इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्सेस हो रहा है, ठीक है। ये सोचना है आपको, ये मत सोचिए कि इस पर नेगेटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव इसके ऊपर आया ही इसीलिए क्योंकि नेगेटिव एक्सेस हो रहा है इसके ऊपर ना, तभी तो नेगेटिव जा जाके इसको एक्सेस कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। तो ये नेगेटिव जा रहा है इस तरफ, पॉजिटिव जा रहा है इस तरफ, ठीक है। अगर नेगेटिव इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है, तो मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव है, वो पूरा इतना ट्रैवल करेगा तब यहाँ तक पहुँचेगा। जब ट्रैवल करेगा तो बीच में दूसरे नेगेटिव होंगे, दूसरे पॉजिटिव होंगे, उनसे टकराएगा, कोलाइड करेगा। तो जब कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। तो जो कोलिजन होता है आयंस के बीच में या चार्जेस के बीच में, उसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी तरह इसमें भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। बस यही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। जब वो जाएगा प्लेट तक पहुँचेगा, प्लेट तक पहुँचते पहुँचते वो जितनी बार कोलाइड करेगा उससे उसकी एनर्जी लॉस होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इतना आप सोच सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि ये जो प्लेट है, ये जो हमने यहाँ पे प्लेट डाली है, इसकी एरिया को बढ़ा दें। भाई जितनी बड़ी प्लेट होगी, मान लो मेरी प्लेट इतनी बड़ी है, तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ है, इस प्लेट को अगर आप सामने से साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, मान लेते हैं यूँ ऐसी, और कोई चार्ज यहाँ है वो जाएगा। अब इस चार्ज की लाइन में अगर ये स्ट्रेट लाइन में चले चार्ज, तो वो इस प्लेट से बाहर निकल जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो इसको यहाँ पर टर्न होना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, तब जाके इस प्लेट के अंदर जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना। इस चार्ज का पाथ जो है वो ये है, तो अगर उसको इस प्लेट तक पहुंचना है तो इसको टर्न करना पड़ेगा, यहाँ तक मुड़ के जाएगा, तो उसको थोड़ा सा पाथ एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, लेंथ एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी। तो लेंथ एक्स्ट्रा कवर ना करनी पड़े इसके लिए हम काम ये करते हैं कि ये जो प्लेट है इसको बड़ा कर दें। तो मैंने प्लेट को बड़ा कर दिया। अब ये जो चार्ज है इधर वाला, इसको इधर जाने की ज़रूरत नहीं, प्लेट तो इसके सामने भी है, ये चला जाएगा और पॉजिटिव पोटेंशियल दे देगा। तो प्लेट के एरिया को अगर हम बढ़ा दें, टू इंक्रीज
द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, ये जो प्लेट के पास जा रहे हैं, ये जो आयंस जा रहे हैं, तो ये जो बीच का रास्ता है इनको कवर करना पड़ रहा है। अगर इस रास्ते को हम छोटा ही कर दें तो इनका रास्ता छोटा हो जाएगा, तो इनको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, ये आराम से जाएंगे और पॉजिटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे। पाथ इनके बीच का कैसे कम होगा, अगर हम दोनों प्लेट्स यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दें। तो टू रिड्यूस द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं, देखिए तीसरा काम ये कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन कम कर दें, ठीक है। किसकी पॉपुलेशन, ये जो तुम्हारे आयंस हैं इसकी पॉपुलेशन कम करते हैं। अब इसकी पॉपुलेशन मतलब इनकी डेंसिटी कम कर दें। तो अगर इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये टकराने के चांसेस, कोलाइड करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनकी डेंसिटी को कम कर देना कैसे कम किया जा सकता है, अगर हम इस आयन को कॉन्सेंट्रेटेड ना यूज़ करके डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें, ठीक है। तो अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। वी यूज़ dilute electrolyte to reduce the internal resistance, ठीक है। तो ये तीन तरीके हमारे पास हो गए जिससे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम करेंगे हमारा सेल उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए कम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात और ईएमएफ के बारे में बात। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच, इनके बीच रिलेशन देखेंगे क्या है। रिलेशन निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल है। दो तीन तरीके हैं जो आपकी बुक में होता है, हम वो बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसको मैंने एक सेल से जोड़ के रखा हुआ है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और यहाँ पे मैंने एक की लगा दी है, ठीक है। की मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाई है ताकि आप समझें बात को। अगर मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया मतलब सर्किट क्लोज है, और डॉट नहीं लगाया मतलब सर्किट ओपन है। अगर डॉट लगा दिया तो सर्किट क्लोज है, समझिएगा, सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज का मतलब ये है कि करंट फ्लो होगा, और डॉट नहीं लगाया इसका मतलब सर्किट ओपन है, और सर्किट ओपन है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो करंट फ्लो कराना है, तो अब करंट क्यों जाएगा, आई इसमें से होता हुआ ऐसे चला जाएगा। अब समझिएगा, ठीक है, अब समझिएगा, ओके। तो रिलेशन बताने के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एनर्जी जो है दो रेजिस्टेंस मिलके यूज़ कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस तो बाहर बैठा हुआ है एक्सटर्नल सर्किट में, और एक रेजिस्टेंस सेल का रेजिस्टेंस है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। अब एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं, पहले तो हम एक्सटर्नल वाले की बात करेंगे। तो जो एक्सटर्नल वाला एनर्जी यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, VIT होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ, पीछे बताया हुआ है VIT, ठीक है। इसी को आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। I की जगह पे V = IR होता है, तो आप V की जगह पे IR लिख दीजिए, ठीक है। क्यों लिख दीजिए, तो यहाँ पे IR मैंने लिख दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास I² × R × T।
इस फॉर्म में लिखने से फ़ायदा ये है क्योंकि एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, कौन डिसिपेट कर रहा है, रेजिस्टेंस, तो हमको वो मिल जाएगा, हमको वही चाहिए। पोटेंशियल से हमको कोई मतलब है नहीं फिलहाल के लिए, हमको मतलब किससे है, एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, तो एनर्जी यूज़ कर रहा है रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो W=I²RT आया है, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। और वो भी हमको निकालना है एनर्जी पर सेकेंड, तो T की जगह पे 1। तो एनर्जी यूज्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर सेकेंड विल बी I² × R × 1। तो 1 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। और जो अंदर यूज़ कर रहा है, यानी कि इंटरनली यूज़ की जा रही है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है। कितनी यूज़ करेगा, अरे उसमें भी तो करंट इतना ही रहेगा भाई, पूरा सर्किट तो सीरीज ही में रहेगा, तो करंट तो इतना ही रहेगा, I²r। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, तो एनर्जी गिवन, एनर्जी दी किसने, एनर्जी दी है इस सेल ने, कितनी दी है, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। देखो भाई W=VIT फॉर्मूला होता है, V की जगह पे क्या, पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, अरे भाई सेल का पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल कितना है, E × I, कितना, पर सेकेंड, पर सेकेंड के लिए क्या है, T की जगह पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा E × I। ये एनर्जी गिवन है, ये एनर्जी टेकन हो गया, यानी ये दोनों मिलके एनर्जी ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और ये एनर्जी गिवन है। तो बस हमको ये लगाना है, एनर्जी गिवन = एनर्जी टेकन, एनर्जी गिवन = एनर्जी टेकन। ठीक है, तो ये हो जाएगा E × I = I² × R प्लस I² × स्मॉल r। यहाँ से I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा I × R प्लस I × स्मॉल r। ठीक है, अब ये जो I × R है इसको चेंज कर सकते हैं। I × R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो दिस कैन बी रिटन एज V = IR। अब यहाँ पे देखो एक ही रेजिस्टेंस लगा था, ध्यान देना, एक ही रेजिस्टेंस लगा था, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, करंट जा रहा है I, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये तुम्हारा V = IR के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, V, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको बुक में या कभी कभी ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V = IR को उधर कर देते हैं, तो हो जाता है E - I स्मॉल r। ठीक है, ये आपका IR है। ठीक है, ये फार्मूला है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन VE एंड स्मॉल r। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा छोटा है, किससे, EMF से। क्यों, क्योंकि उसको कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है I × स्मॉल r। दिस स्मॉल IR इज ऑल्सो नोन एज बैक EMF। ठीक है, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि बैक EMF क्या होता है, तो इसको हम लोग बैक EMF की बुक ही बोलते हैं। तो कभी कभी इसको स्मॉल v से भी लिख देते हैं, यानी कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है V = E - स्मॉल v। तो स्मॉल v और कुछ नहीं है, ये बैक EMF है, इसकी वैल्यू ये लिखोगे, स्मॉल IR। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये रिलेशन बन गया। ठीक है, हम यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, कौन सा, स्मॉल r का। ठीक है, इसी फॉर्मूले से इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो स्मॉल r विल बी = E - V/I। I हमको नहीं चाहिए, तो I की जगह पे वापस हम लोग लिख देंगे, यहाँ से I की जगह पे वापस लिख देंगे V/R। तो I की जगह पे मैंने लिख दिया V/R। तो ये बन जाएगा R = E - V, और ये हो जाएगा V/R। R को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E/V - 1 × R। ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन है, एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, आगे इसका काम भी पड़ेगा, न्यूमेरिकल में भी काम होता है। तो एक तो फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला आपका ये बन गया, दोनों को आपको याद रखना है। अब इनसे कुछ बातें एक्स्ट्रा में हम लोग करेंगे। पहली बात, इसकी बात नहीं करेंगे, इस फार्मूले की करेंगे। कौन सा हमने बनाया था, V = E - IR। ठीक है, इसके बारे में बात।
क्या बात है, देखिए V हमेशा क्या होने वाला है, V इज ऑलवेज लेस देन E, V हमेशा E से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल किस केस में होगा, ठीक है, V इज इक्वल टू E इफ I इज इक्वल टू 0। अगर ये I जो है 0 हो जाएगा तो V किसके बराबर हो जाएगा, E के। I कब 0 होगा, व्हेन सर्किट इज ओपन। तो याद करिए पहली डेफिनेशन ही आपने लिखी थी, EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। तो देखिए आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर ही हो गया, यानी EMF के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपका V जो है हमेशा छोटा होगा E से और बराबर होगा उस केस में जिसमें सर्किट आपका ओपन होगा। दूसरा केस लेते हैं, इफ सेल इज चार्जिंग। सेल अगर चार्ज हो रहा है, किसी एक्सटर्नल डिवाइस उसको, वो कोई एक्सटर्नल डिवाइस है उसको चार्ज कर रही है। देखिए ये हमारा सेल है, हम लोग जब इसको सर्किट में यूज़ करते हैं यानी कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट देखिए ऐसे जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये चार्ज होगा, ये इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो जब आपका सेल डिस्चार्जिंग हो रहा होता है तो करंट का डायरेक्शन ये होता है। जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो ये हमारा सेल है और यहाँ पे कोई डिवाइस लगी है जो इसको चार्ज कर रही है, जिसको आप चार्जर बोलते हो, ठीक है, ये चार्जिंग डिवाइस है। तो ये चार्जिंग डिवाइस करंट यूँ देगी, ठीक है। देखिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे -I। इसी फॉर्मूले में, ये जो फार्मूला हमारा है इसमें -I यूज़ करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू E प्लस IR। सब कुछ वही रहेगा, बस खाली V इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाएगी। लेकिन ये तभी वैलिड है जब आपका सेल चार्ज हो रहा हो, चार्जिंग स्टेज में हो। इस स्टेज में आने पर क्या होगा, इस स्टेज में आने पर ये होगा कि आपका V हमेशा E से बड़ा रहेगा। V इज ऑलवेज ग्रेटर देन E। देखिए E में IR प्लस हो रहा है, ठीक है, तो IR अगर प्लस हो रहा है तो V को वो बड़ा कर देगा ना, बड़ा होना भी चाहिए। ये जो चार्जर है जो चार्ज कर रहा है, यहाँ से करंट इसमें क्यों जाएगा, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा हो। तो भाई क्योंकि करंट फ्लो होता है किधर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तब इस सेल को चार्ज करेगा ये। इसीलिए हमारा V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा चार्जिंग के केस में, ओके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशन। इसमें एक बात और आखिरी देख लेंगे। आखिरी बात क्या है, देखिए हमारा फार्मूला बना था V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। V की जगह पे कैपिटल IR यूज़ करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जो बात करनी है वो यहीं पे होगी। यहाँ से हम लोग I निकालेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा I R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब हमारा जो करंट का फार्मूला है ना वो यही यूज़ होगा, इसको याद रखना। ये फार्मूला है क्या, इसको हम लोग लैंग्वेज में याद रखेंगे। EMF ऊपर लिखा जाएगा हमेशा सेल का, और नीचे होगा नेट रेजिस्टेंस। नेट या बोल लो या इक्विवेलेंट बोल लो। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, करंट। ये बहुत बार यूज होगा न्यूमेरिकल में आपके, इसलिए आपको याद होना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा में फार्मूला ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को कंबाइन करना है। देखिए हम लोग जो सेल बनाते हैं उसका EMF मोस्टली 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। आप लोग लैब वगैरह में सेल अगर देखे होंगे, डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल वगैरह बहुत सारे होते हैं जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। तो कोई भी आप सेल एक देखेंगे तो उनका जो
ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, और उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कितना ड्रॉ करेंगे वो। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेल हो या एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जिससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा सके। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, कॉम्बिनेशन तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इन सीरीज़ और एक होता है इन पैरेलल। लेकिन सिर्फ इन दोनों से हमारा काम नहीं चल पाता है सेल में, कभी भी बैटरी में सिर्फ इन दोनों से काम नहीं चलता, हमको दोनों यूज़ करने पड़ते हैं। तो दोनों यूज़ करते हैं, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तक पहुंचने से पहले आपको इन दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको कॉम्बिनेशन समझ में आएगा आपको मिक्स्ड वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सीरीज़ की। सीरीज़ हमारे पास मान लेते हैं n सेल हैं, सबका ईएमएफ सेम है। n सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r है, ईएमएफ E है, और ऐसे हमने बहुत सारे सीरीज़ में लगाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इससे जो बना, ये जो बना, दिस इज़ कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन बैटरी बोल लो या सीरीज़ कॉम्बिनेशन सेल बोल लो। ये पूरा का पूरा कितने हैं मान लेते हैं n सेल्स लगे हैं। ठीक है, अब पहली बात, सीरीज़ में है ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए सिंपल तरीका आप याद रखेंगे, अपोजिट टर्मिनल्स। अगर हमने अपोजिट टर्मिनल को जोड़ा है तो वो सीरीज़ है। अपोजिट, सिंपल सा है, अपोजिट टर्मिनल्स आर जॉइंट। सीरीज़ के लिए सिंपल सा तरीका यही है, आपको ये याद रखना है। अगर हमने अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ दिया है तो वो सीरीज़ में बोले जाएंगे। इन n सेल को जो सीरीज़ में मैंने जोड़ा है, इनको जोड़ने के बाद जो बैटरी बनेगी, जो सेल बनेगा, उसको हम किसी ना किसी लोड से जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे n सेल्स थे जिससे हमने बैटरी बनाई थी सीरीज़ की, इसको मैंने जोड़ दिया किसी ना किसी लोड से। लोड का मतलब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से करंट यूँ जाएगा I। ठीक है, ऐसे करंट जाएगा। अब हमको ये बताना है कि इन सारे सेल को हटा के हमको एक ऐसा सेल चाहिए जिसका ईएमएफ E हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, और इतना ही करंट वो ड्रॉ करे लोड R में। अब तक हम लोग यही करते चले आए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना है, क्योंकि उसकी जगह पे एक सेल थोड़ी ना बनेगा, ये तो पूरी बैटरी बनेगी। हमको काम ये करना है कि हमको इसमें से सिर्फ एक सेल उठाना है और एक सेल में इसी रेजिस्टेंस को लगाना है, और इसी रेजिस्टेंस को लगा के कंपेयर करना है। किससे? इस कॉम्बिनेशन से, इस सिंगल का। तो ये सिंगल सेल कॉम्बिनेशन है, इसको बोल सकते हो सिंगल सेल है ये, और ये कॉम्बिनेशन है। पहले तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना है, इसमें करंट कितना ड्रॉ होगा। करंट ही हमको निकालना है बस। करंट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, अभी पीछे पढ़ा है, वो होता है ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? हमको तो पहले ईएमएफ पता करना है कि इस सेल का ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो ईएमएफ की बात करते हैं। कितने सेल लगे हैं भाई? n सेल लगे हैं और सीरीज़ में लगे हैं। सीरीज़ में ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, ये आप ऐसे सोच सकते हो बढ़ता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले वाले पीछे वाले सेल से जो इलेक्ट्रॉन या करंट आएगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो निकलेगा यहाँ से, वो इतनी एनर्जी लेके निकलेगा इस सिंगल सेल वाली, फिर आगे जाएगा उसको दूसरा वाला दूसरी सेल मिल जाएगा, दूसरा सेल उसको अपनी भी एनर्जी दे देगा,
तीसरा सेल उसको अपनी एनर्जी दे देगा, चौथा सेल अपनी एनर्जी दे देगा, और लास्ट में एन सेल जो है वो अपनी एनर्जी दे देगा। तो उसको टोटल उस एक अकेले चार्ज को कितनी एनर्जी मिल गई, उसको एन सेल्स की एनर्जी मिल गई। तो उसको अगर एन सेल्स की एनर्जी मिल गई है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एन सेल लगे ही नहीं हुए, यहाँ पे एक ही सेल लगा हुआ है, और उस एक सेल से जो चार्ज निकल रहा है उसके पास एन सेल्स के बराबर की एनर्जी है, यानी उसको वो एक सेल एन सेल्स का ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। भाई हमारा ईएमएफ क्या था, वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज, याद करिए ईएमएफ क्या था, वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज। तो वो जो चार्ज है वो जो वर्क डन कर रहा है ना, वो वर्क डन में हेल्प कर रहे हैं कौन, आगे है जो ईएमएफ मिलते जा रहे हैं, जो सेल्स मिलते जा रहे हैं, वो उसके वर्क डन को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, हमारा नेट ईएमएफ हो जाएगा n टाइम्स ई, सिंपल सा, n सेल थे, एक सेल का ईएमएफ ई है तो n टाइम्स ई हो गया। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। तो पहले तो हमको निकालना है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, नेट, ठीक है। नेट का मतलब ये जो सेल लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है इनके ये भी सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना आपको पीछे फॉर्मूला बताया हुआ है, कितने सेल लगे हैं, n सेल लगे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस भी तो n ही होगा, तो वो n टाइम्स r हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, नेट रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा कैपिटल R प्लस एन आर, आ गया। तो हमारे पास अब करंट क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये आ गया। अब इसी को हम लोग सिंगल सेल से कंपेयर करेंगे। सिंगल सेल से हम लोग कंपेयर करेंगे दो कंडीशन के बेसिस पर। पहली कंडीशन, एक कंडीशन में हम लोग मान लेंगे स्मॉल आर इज मच लेसर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो उस केस में स्मॉल आर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। स्मॉल आर इज नेगलेक्टेड। स्मॉल आर को नेगलेक्ट करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन बना है उसमें कितना करंट ड्रॉ होगा, एन ई अपॉन, इसको तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, कितना आ गया, अगर सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल के केस में जो करंट होगा वो कितना होगा, आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे होगा। तो अगर आप इसमें स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर फॉर सिंगल सेल। तो सिंगल सेल के लिए तो इतना आ गया है। अब देखिए दोनों में कंपेयर करिए, बड़ा कौन लग रहा है, कॉम्बिनेशन वाला जो है बड़ा लग रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो उस केस में हम सीरीज यूज कर सकते हैं। दूसरा केस अगर हम ले लें जिसमें कैपिटल आर बड़ा हो, सॉरी कैपिटल आर छोटा हो स्मॉल आर से, तो किसको नेगलेक्ट कर दें, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज नेगलेक्टेड। कैपिटल आर को नेगलेक्ट करेंगे हम तो हमारा ये जो फॉर्मूला था इसमें कैपिटल आर जीरो हो जाएगा। तो हमारा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन चला जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर आ जाएगा हमारे पास। सिंगल सेल में अगर हम बात करें तो सिंगल सेल का फॉर्मूला हमारे पास था आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। इसमें आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, किसके लिए, सिंगल सेल के लिए। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों सेम आए हैं। तो अगर हमारा लोड बहुत छोटा है, लोड बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेवकूफ़ी होगी, उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों कैसे समझ लिए। अब आते हैं हम लोग पैरेलल में। पैरेलल में हमारे पास ये सेल हैं, EMF E, रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इनको मैंने लगा के रखा है यूँ। ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल ये है तो कैसे पता चलेगा पैरेलल है, जब सेम पोल को आपस में जोड़ते हैं। देखिए पॉजिटिव के साथ है, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, सारी प्लेट इधर की पॉजिटिव रखी गई हैं, जोड़ी गई जो, और नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव से जोड़ दी गई। तो आप कह सकते हो व्हेन सेम पोल्स
आर जॉइंट, ठीक है। तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तरीका वही, हमको पहले निकालना है आई, यानी कि हमको निकालना है करंट। उसके लिए हमको पहले चाहिए ईएमएफ। अब ईएमएफ देखिए, ईएमएफ देखिएगा, यहाँ पे पहला वाला जो सेल है इससे जो चार्ज निकलेगा इधर जाएगा, और वो सीधा इधर से होता हुआ हमारा जो इधर आगे लोड लगा होगा, मैंने लोड लगाया नहीं, लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस वाले सेल से निकलेगा चार्ज और इधर होता हुआ लोड की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये जो इधर से चार्ज निकलेगा ऊपर वाले सेल से, वो दूसरे वाले सेल में नहीं जाएगा, यानी वो दूसरे वाले सेल के थ्रू नहीं जाएगा। पहले वाले सेल से निकलेगा और सीधे सर्किट के थ्रू होता हुआ रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। दूसरे वाले सेल से जो आएगा वो सीधे सर्किट के थ्रू होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, रेजिस्टेंस तक पहुँच जाएगा। यानी कि वो दूसरे वाले सेल के थ्रू होकर जाएगा ही नहीं। और अगर वो दूसरे वाले सेल के थ्रू होकर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ईएमएफ तो नहीं चेंज होगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। हल्का सा चेंज होता है, लेकिन वो तब होता है जब सबके हर सेल के ईएमएफ अलग अलग हो, ठीक है। इस केस में नहीं चेंज होगा क्योंकि सबका ईएमएफ सेम है, ठीक है। अगर ईएमएफ अलग अलग है उस केस में, मान लो अगर यहाँ पे इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है, ठीक है, और इसको मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ के रखा हुआ यूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, सिलेबस में है नहीं है। कोई जो एक्स्ट्रा पढ़ रहा हो वो सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए E1 और E2 अलग अलग हैं, पैरेलल में है लेकिन अलग अलग हैं। अब इसमें मान लीजिए कि E1 छोटा है, E2 बड़ा है, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो पहले इसके अंदर जाएगा, क्योंकि E1 बड़ा E2 छोटा है। तो लो पोटेंशियल तो नीचे भी है ना, तो लो पोटेंशियल अगर नीचे भी है तो पहले यहाँ तक जाएगा, और तब जो है यहाँ से जो दूसरा चार्ज निकलेगा उसको साथ लेके इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबके पोटेंशियल क्या है, सबके ईएमएफ क्या है, सेम है। तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो सीधे सर्किट में चला जाएगा, तो ईएमएफ चेंज होने वाला नहीं है, तो ईएमएफ वही रहेगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सबके सब पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो कितने लगे हुए हैं, n लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्मॉल r डिवाइड बाई n, इसमें ऐड कर दो किसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, यानी कैपिटल R को, बन गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे इसको हम लोग तो और अच्छा लगने लगेगा ये। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस एन आर, और ये n ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया करंट का फॉर्मूला। अब इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे केस 1 और केस 2 लेके। केस 1 स्मॉल r इज मच लेसर देन कैपिटल R, तो स्मॉल r को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। स्मॉल r हमारा नेग्लेक्ट हो गया। स्मॉल r अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इस केस में करंट क्या होगा, R 0 हो गया। अब अगर R 0 हो जाएगा, I इज इक्वल टू स्मॉल r तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा NE अपॉन एन आर, n से n चला जाएगा, मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E अपॉन आर। सिंगल सेल में अगर आप देखेंगे तो सिंगल सेल देखिए क्या था, सिंगल सेल यहाँ देखिए, अरे ये सिंगल सेल है। यहाँ पे क्या है, E अपॉन आर प्लस आर। स्मॉल r को अगर कैपिटल R को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल R को ही करना है ना, नहीं स्मॉल r को करना है। तो स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। सिंगल सेल के लिए इतना हो जाएगा। अब सिंगल सेल और कॉम्बिनेशन में देखिए कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम करंट ड्रॉ हो रहा है। अगर दोनों में सेम करंट ड्रॉ हो रहा है इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन उस केस में बहुत ख़राब होगा जिस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। केस 2 अगर हम लोग ले लें इसी तरीके से, जिसमें कैपिटल R बहुत छोटा हो, ठीक है, कैपिटल R बहुत छोटा है, यानी हम लोग इस बार कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर देंगे, कैपिटल R इज नेग्लेक्टेड। उस केस में I इज इक्वल टू कैपिटल R को नेग्लेक्ट करना है, तो हमारा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा n टाइम्स E अपॉन स्मॉल r। ये कॉम्बिनेशन में आया है। सिंगल सेल के लिए अगर बोलेंगे हम लोग तो उसमें कैपिटल R नेग्लेक्ट होकर ये आ जाएगा, ये सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल में अगर आप देखेंगे
और कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो कॉम्बिनेशन में करंट ज़्यादा है। इसका मतलब अगर कैपिटल आर छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अब ये दोनों बातें सीख ली। अब यहाँ पे कैच, क्या कैच है, ये कैसे अब डिसाइड करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि बैटरी एक बार बन जाएगी, अब वो किस जगह पे किस में यूज़ होनी है ऐसा तो आइडिया है नहीं। हो सकता है किसी गाड़ी के स्टार्टर में यूज़ होनी हो, या सिर्फ बल्ब जलाने के लिए यूज़ होनी हो, या कि ट्यूबलाइट जलाने के लिए यूज़ होनी हो। ठीक है, तो ये तो आइडिया है नहीं ना कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है कि बड़ा है। तो जब ये आइडिया नहीं है तो उसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन अलग अलग काम नहीं करेंगे। तो अगर अलग अलग काम नहीं करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। उसको पढ़ना देखिए इसलिए ज़रूरी था सीरीज़ और पैरेलल, क्योंकि उससे दो बातें हम लोगों ने सीखी। पहली बात उसमें सीखी कि सीरीज़ पहचानेंगे कैसे, पैरेलल पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल के क्वेश्चन तो हो सकते हैं अलग अलग ना, न्यूमेरिकल तो होंगे ही होंगे। तो सीरीज़ कैसे पहचाना जाएगा, पैरेलल कैसे पहचाना जाएगा। दूसरा, ईएमएफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा, और सीरीज़ में ईएमएफ चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, जितने सेल लगे उतना टाइम्स कर दीजिए, उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना ज़रूरी था। देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। पहली बात तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा क्या, अरे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ इतना सही है जिसमें हम लोग सीरीज़ और पैरेलल एक साथ कर देंगे, बस उसी को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब देखिए हम लोग काम क्या करते हैं कि हमारे पास एक रो है n सेल की, ठीक है, ये n सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। कितने सेल्स हैं, n सेल्स, और ऐसे m रोज हैं। ये एक रो है, फर्स्ट रो है। ऐसी हमारी कितनी रोज हैं, m रोज हैं। ठीक है, यानी ऐसी आप रोज मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी हैं, और वो इतनी हैं कि आप कह सकते हो कि वो m रोज हैं। ठीक है, तो m रोज, ठीक है, यानी रोज कितनी बनी हुई है, m रोज बनी हुई हैं, और एक रो में कितने सेल हैं, n सेल्स हैं। तो अगर बात करें टोटल सेल कितने हैं, टोटल सेल, तो एक रो में कितने सेल हैं, n सेल हैं, रोज कितनी है, m है, तो बस m को n से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा सेल कितने। तो m इंटू n आर द नंबर ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स। अब हमको निकालना वही है। अगर मैंने इसको लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमें निकालना है करंट। करंट के लिए पहले हमको चाहिए ईएमएफ। तो देखिए एक रो का ईएमएफ जो होगा वो तो n टाइम्स ई होगा, एक रो का, क्योंकि वो सीरीज में है ना, इसलिए n टाइम्स ई होगा। और ऐसी कितनी रोज हैं, m रोज हैं, तो वो सारी की सारी पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो ईएमएफ चेंज नहीं होना है। इसका मतलब एक रो का ईएमएफ निकाल लीजिए, बस वही हमारा नेट ईएमएफ है। तो एक रो का ईएमएफ कितना है, n टाइम्स ई, वही हमारा नेट ईएमएफ है। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक रो का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक रो में सेल लगे हैं n, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं n। तो सीरीज में लगाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, कितना बढ़ता है, जितने सेल लगे होंगे उतना बढ़ जाएगा, यानी कि n टाइम्स r। और कितने सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, m लगे हुए हैं, तो सारी रोज का जो रेजिस्टेंस है वो तो n टाइम्स r ही होने वाला है, n टाइम्स r ही होने वाला है। और कितने लगे हुए हैं, n, तो n r को m से डिवाइड कर दो, बस n r डिवाइड बाई m। ये बात समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई है तो आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कैसे आया ये। ठीक है, एक रो का n r और कितने लगी हुई हैं, m लगे हुए हैं। तो एक रो का जो रेजिस्टेंस है, आप मान लीजिए वो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है n r,
और ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, m। तो एक रो का रेजिस्टेंस कितना है, एक रेजिस्टेंस कितना हो गया, nr, कितने लगे हुए हैं, m, तो nr को m से डिवाइड कर दिया। अब एक्सटर्नल में कितना लगा हुआ है, r, ऐड कर दिया। तो हमारे पास आ गया है I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस MR, और ये नीचे वाला m भी ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऐसे। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया है करंट का, जिसको आपको याद रखना है, Mn टाइम्स E अपॉन NR प्लस MR। ठीक है, NR मतलब एक रो में जितने सेल हैं उसके नंबर को इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ऐसा याद रखेंगे, तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया है इसके बारे में बात करनी है। हमें क्या काम करना है, पर्पज़ हमारा क्या है, हमारा करंट मैक्सिमम हो। करंट मैक्सिमम कब होगा, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो आया है MnE अपॉन NR प्लस MR। ये मैक्सिमम तब होगा जब जो डिवाइड वाली क्वांटिटी है, नीचे जो क्वांटिटी है वो मिनिमम हो जाए। I विल बी मैक्सिमम इफ NR प्लस MR विल बी मिनिमम। ठीक है, बात समझ में आई। तो NR प्लस MR को मिनिमम करना है। मिनिमम करते करते आप सोचेंगे जीरो कर दो, अब देखिए इसको जीरो नहीं कर सकते क्या, करते करते जीरो कर दें इसको तो भी तो हो जाएगा। लेकिन वो जीरो अगर आप सोचें ऐसे तो NR प्लस MR ज़ीरो कैसे होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव, इनके बीच में तो प्लस लगा हुआ है। तो ज़ीरो करने के लिए तो एक को तो निगेटिव होना चाहिए ना, तो कैपिटल R को भी निगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस तो निगेटिव में होता ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निगेटिव में नहीं होगा। और किसी चीज़ के नंबर को निगेटिव कैसे किया जा सकता है ना, नंबर ऑफ रोज को भी निगेटिव तो कर नहीं सकते हो, m को तो निगेटिव कर नहीं सकते हो। तो अगर इसमें से हम किसी भी क्वांटिटी को निगेटिव नहीं कर सकते हैं तो जीरो कैसे हो जाएगा, तो जीरो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कैसे करेंगे वो समझिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। मिनिमम करने के लिए पहली बात तुमको देखना पड़ेगा, NR प्लस MR को हम लोग लिख क्या सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो डेरिवेटिव फॉर्म में तरीका है और एक आप समझ सकते हैं उस फॉर्म में है, इसलिए हम जो समझ सकते हैं उसी फॉर्म की बात करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया रूट NR का स्क्वायर। मैथमेटिक्स में ये कर सकते हैं ना, मान लो हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 का स्क्वायर। बस मैंने इस NR को यही लिख दिया, MR को भी यही लिख देंगे, रूट MR का होल स्क्वायर लिख दिया। अब लिखने के बाद हम काम क्या करेंगे, इसमें 2 टाइम्स रूट NR रूट MR को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, 2 टाइम्स रूट NR रूट MR को माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये हमने अपने पास से किया है। ठीक है, यानी इसमें 2 टाइम्स ये ऐड किया है और ये सब्ट्रैक्ट किया है। जो सब्ट्रैक्ट वाली क्वांटिटी है ये, इसको हम इसके साथ लिखेंगे, यानी ये ऐसा हो जाएगा रूट NR होल स्क्वायर प्लस रूट MR होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट NR रूट MR, और लास्ट में क्या था, प्लस 2 टाइम्स रूट NR इंटू रूट MR। अगर आप इसको देखें सिर्फ इतने वाले पार्ट को, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है ये b है, तो आप कहिए सोच सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट NR माइनस रूट MR का होल स्क्वायर। ये बन गया, और लास्ट में जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, NR इंटू MR। किसको मैंने लिखा है, ये NR प्लस MR को लिखा हुआ। तो NR प्लस MR को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब NR प्लस MR किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। अब इस पूरे के बराबर है तो सोचिए क्या सोचना है, इसको मुझे कम करना है। कम करना है मतलब इनमें से किसी क्वांटिटी को गायब कर दें। गायब किसको कर सकते हो, सिर्फ इसको ज़ीरो कर सकते हो। क्यों ज़ीरो कर सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ बीच में, तो रूट NR
माइनस रूट एम आर को ज़ीरो किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको ज़ीरो किया जा सकता है तो देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। इसको मैंने उठा के राइट साइड कर दिया, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का रूट हट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एन आर इज इक्वल टू एम आर। ये हम लोग कह सकते हैं एन अपॉन एम इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर। ये एक रिलेशन बना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रेशियो, इसका नाम है ये। ठीक है, चाहे m अपॉन n इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बोलो, चाहे स्मॉल n अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बोलो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप m अपॉन n ही बोलेंगे या n अपॉन m ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऊपर रो रहेगा नीचे कॉलम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। याद क्या रखना है, देखो इसमें ये स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, तो ऊपर नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। अब नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल में क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। बस इतना याद रखना है तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद रह सकता है तो तुम ये याद रखो। ठीक है, ये बेस्ट रहता है फार्मूला। एन आर इज इक्वल टू एम आर। एन आर मतलब नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको याद रखिए। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रेशियो, और इसी कॉम्बिनेशन रेशियो के बेसिस पर ही बैटरी बनाई जाती है। जब ये कॉम्बिनेशन रेशियो रहेगा, ठीक है, तब हमारा जो बैटरी है, हमारा जो सेल है, वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ तभी होगा करंट will draw only when NR is equal to MR। ठीक है, यानी हमारा कॉम्बिनेशन रेशियो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये फार्मूला भी याद करने वाला है, जो आपको याद रखना है। हमारे लिए फार्मूला ये बना था, कहाँ गया, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे सीधे करंट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे करंट तो हम लोग ज़रूरी नहीं कि इसी फॉर्मूले से निकालें। करंट के लिए तो हमारा मेन फार्मूला वही है, ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा अगर वो याद रहेगा तो उससे काम चल, क्योंकि बना तो उसी से था, तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला एन आर इज इक्वल टू एम आर। तो ये था कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोगों को पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे, फिर दो डिवाइसेस बचेंगे, उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, किरचॉफ्स रूल बोल लो या किरचॉफ्स लॉ बोल लो। किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, दो लॉ दिए थे। तो फर्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे या फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। ठीक है, इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जंक्शन रूल भी लिखा हो सकता है डायरेक्टली, या करंट लॉ भी लिखा हो सकता है, वो आप समझ लीजिएगा इसी के हिसाब से। इन्होंने क्या बताया है पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ जंक्शन, तो जंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जंक्शन क्या है। देखिए जंक्शन वो पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ से चार्जेस को मूव करने के लिए दो से ज़्यादा ऑप्शन हो, दो से ज़्यादा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, बस याद करके, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से चार्जेस दो से ज़्यादा रास्तों पर जा सकता है। उसके पास ऑप्शन होते हैं
2 से ज़्यादा रास्तों की। अब 2 से ज़्यादा क्यों बोलें, क्योंकि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम। अगर 2 होगा तो वो जंक्शन नहीं है। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रास्ता, एक पॉइंट ये बनाया, इसमें एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब ये जंक्शन थोड़ी ना है, ठीक है, ये जंक्शन थोड़ी ना बोला जाएगा। यहाँ से आए यहाँ गए, यहाँ से आए यहाँ गए। यहाँ पर खड़े होकर आपको सोचना पड़ेगा कि किधर जाएं, यानी आपके पास एक ऑप्शन ऐसा आ जाए, तब हम बोलेंगे ये क्या है, जंक्शन है। ठीक है, अब क्या बताया इन्होंने, उस पर बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला नेट करंट इन द जंक्शन is always 0। देखो बहुत सिंपल सा बोला ये हमारे पास जंक्शन है, 3 रास्ते हम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ऐसे 3 रास्ते हैं, ठीक है, ये जंक्शन है। यहाँ से करंट, यहाँ पर करंट है मान लो I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, इस तरीके से 3 करंट है। तो इन्होंने सिंपली बोला I1, I2, I3 इन तीनों का सम 0 होगा, क्योंकि ये तीनों करंट जो हैं वो इस जंक्शन से होकर जा रहे हैं ना। तो इस जंक्शन से जितने भी तरफ भी करंट जाएगा सबका सम जो करोगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज 0। ये तुम्हारा पहला रूल है, ये इनका पहला रूल है। अब 0 कब होगा, 0 कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये ना, 0 होने के लिए तो कोई ना कोई क्वांटिटी निगेटिव में होनी चाहिए, तभी तो 0 होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि आप लोग इनकमिंग करंट को, यानी जंक्शन के ऊपर, जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जंक्शन को छोड़ के जो जा रहा होगा उसको नेगेटिव बोल देंगे। यानी इनकमिंग टूवर्ड्स जंक्शन, उसको आप कैसा लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। आउट गोइंग फ्रॉम जंक्शन, उसको आप नेगेटिव ले लेंगे। बस इतना याद रखना हमें। तो अगर इस केस के अकॉर्डिंग देखोगे जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें इसमें तो फिलहाल अभी हमने रैंडमली बना दिया, तो इसमें तो सारे के सारे छोड़कर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सब नेगेटिव ही हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नीचे बना देते हैं। इसे मान लेते हैं ये जंक्शन है, यहाँ पर करंट इधर से आया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। तो आप कह सकते हो कि I1 हमारा है प्लस का और I2 निगेटिव है, I3 निगेटिव है, तब हमारा इक्वल में क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इससे आपको एक बात और समझनी है, नेट करंट आया कितना था, I1, तो जाएगा भी कितना, I2 I3 का सम ही तो जाएगा। तो इन्होंने ये जो पहला लॉ है वो इस बेसिस पे बनाया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह सकते हो फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एक एक नंबर में कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, विच लॉ। तो आपको याद रखना है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, लूप लॉ भी बोला जाता है। लूप क्या होता है, लूप जो वर्ड यूज हुआ है इसके बारे में बता देते हैं। लूप क्या होता है, देखिए मान लो ये एक जंक्शन था, ठीक है, मान लो यहाँ पे भी एक जंक्शन है, इसको मैंने बोल दिया जंक्शन 1, इसको बोल दिया जंक्शन 2, इसको बोल दिया जंक्शन 3। जंक्शन J1 से स्टार्ट किया, J2 तक गए, J3 तक गए और वापस J1 पे आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को?
आप जिस जंक्शन से स्टार्ट करिए घूम घाम के उसी जंक्शन पे वापस लौट के आ जाइए, तो जो बनेगा उसको हम लोग लूप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लूप क्या बना है, यहाँ लूप बना है J1, J1 से मैंने स्टार्ट किया तो मैं लिखूँगा J1, फिर कहाँ पर गए J2 पर, फिर कहाँ पे गए J3 पर, फिर वापस लौट के किधर आ जाएंगे J1 पर। तो ये जो J1 J2 J3 J1 जो मैंने लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लूप को। और एक लूप में दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन होती है कि लूप कौन सा है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आप किस पाथ से होकर जा रहे हैं, मतलब आपका पाथ क्या है। पाथ का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप क्लॉकवाइज गए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। अब अगर इसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मैं J1 से J2 पर गया, फिर J2 से J3 पर गया, मतलब मेरा रास्ता यूं है, ये क्या होता है क्लॉकवाइज। अगर इसी को मैं उल्टा लिख दूं कि पहले मैं J1 पे गया, फिर J3 पे गया, फिर J2 पे गया, फिर वापस J1 पे आ गया, तो है तो अभी भी लूप ही ना, J1 से ही तो शुरू किया था, J1 पे पहुंच गया। लेकिन कैसे गए हैं, J1 से J3 पे गए, फिर J2 पे गए, मतलब मेरा पाथ यूं है ऐसे। तो ये कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाथ इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कैलकुलेशन के लिए। क्यों कैलकुलेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं भी आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना लूप क्या होता है। अब इनका रूल क्या है वो देखिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस across any loop is always 0, ठीक है। यानी जो नेट पोटेंशियल, हम नेट पोटेंशियल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यहीं पे देख लेते हैं। ये J1 है, J2 है, J3 है, J4 है और वापस J1 है, ठीक है। J1 से J2 के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V1। J2 से J3 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V2। इसी तरह इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V3। और इसी तरह इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं V4। अभी सर्किट में देखेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा, अभी तो जो समझाना चाह रहे हैं सिर्फ उसको समझिए। तो इसका मतलब ये रूल ये बोलता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बस अब बस इतना ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने पर 0 होगा। अब 0 कैसे हो सकता है, इसका मतलब कोई ना कोई क्वांटिटी निगेटिव होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव होगी, तभी तो 0 होगा। तो इसके लिए हम लोग काम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात जो है वो सेल के रिस्पेक्ट में है, सेल की पॉजिटिव में है। अब देखिए हमारा जो सेल होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये हमारा सेल कुछ इस तरीके से होता है। इसमें करंट यूं जाता है, ठीक है। अगर इसको मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर मुझे VAB लिखना है या VBA लिखना है तो दोनों बातें अलग अलग हैं। समझ रहे हैं बात को मेरी। AB लिखने का मतलब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, BA का मतलब B से A की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दोनों बातें अलग अलग हो गई। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर हम A से B की तरफ जाएंगे तो A से B की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस होने पर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो आप इसको नेगेटिव का लिख सकते हो, ठीक है। B से A की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका ये लोअर पोटेंशियल है, इसके आगे जाएंगे तो बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो अगर आप A से B पर जाएंगे, VAB पर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये निगेटिव, और B से A पर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव।
बात समझ में आ रही मेरी? नहीं, पोटेंशियल घट रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ए से बी पर जाने पर ड्रॉप हो रहा है तो घट रहा है पोटेंशियल, और बी से ए पर जाने पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस का हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक, यही तो होगा। ठीक है, ये तो आपको बुक्स वगैरह में लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, आप ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बात बताते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या बताना है, देखिए ये अलग चीज़ है, आपको यूज़ करना है तो खुशी खुशी इसको यूज़ करें, ठीक है। लेकिन हम क्या बताते हैं, देखिए मतलब सिर्फ कैलकुलेशन से है। अगर आप ए से बी पर जा रहे हैं, समझिएगा बात को, तो सेल की प्लेट कौन सी पड़ी पहले, प्लस वाली, तो आप प्लस लिख दीजिए। अगर आप बी से ए पर जा रहे हैं तो सेल की कौन सी प्लेट पड़ी पहले, नेगेटिव वाली, तो आप नेगेटिव लिख दीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना लॉजिक ये है, देखिए लॉजिक एक्चुअल में ये है, ठीक है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में। तो आप चाहे ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, लेकिन हमको ये ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे कुछ सोचना नहीं है, हमको तो सिर्फ इतना देखना है कि प्लेट कौन सी पड़ रही है पहले। अगर पॉजिटिव पड़ रही है तो पॉजिटिव लगा देंगे, निगेटिव लग रही है, निगेटिव पड़ रही है तो निगेटिव का साइन लगा देंगे, बस, सेल के केस में। दूसरा, हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये R है, इसके अंदर करंट I है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया 0 है। तो दिख रहा है साफ साफ कि अगर VAB देखेंगे हम लोग तो यहाँ से पोटेंशियल घट रहा है, तो ये निगेटिव का है, और VBA देखेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है, ये हम लोग करंट के डायरेक्शन को देख के समझ सकते हैं। देखिए करंट जिस डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, ए बी मतलब आप कैसे देख रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ना, तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि अब हमेशा करंट किधर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, घटते हुए पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो माइनस की तरफ जा रहा है, यानी निगेटिव वाले पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको निगेटिव से लिख दिया। लेकिन अगर आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन के लिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव बन गया, बस। और पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा, I × R, बस इसके आगे प्लस और माइनस लगाना है इसको देखकर। अगर मुझे AB लिखना है तो हम माइनस का IR लिख देंगे, अगर मुझे BA लिखना है तो हम प्लस का IR लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये तो था थ्योरेटिकल, ये था क्या, थ्योरेटिकल, यानी एक्चुअल में थ्योरी वाइज ये है। लेकिन मुझे जो पसंद है, क्योंकि अगर हम सेल में चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैंने सेल में चेंज किया है तो मुझे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने देखो क्या चेंज किया है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लस लिखिए। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर अपोजिट का मतलब नेगेटिव, बस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। थ्योरेटिकली यही है जो मैंने ऊपर बताया आपको, थ्योरी वाइज यही है, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया है इसको एक छोटा सा मैं वो बनाता हूँ एग्जाम्पल टाइप का, उसमें देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है R1, E1, R2, R3, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, और इसमें मैंने जानबूझ के फिलहाल के लिए एक ही सेल लगाया है, 2 सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, समझना है हमें सिर्फ।
देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको सिर्फ इतना बना के दे दिया जाएगा, बाकी की आप कैलकुलेशन खुद करिए, आप जानिए, आपके ऊपर है। तो उसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, उसको कैसे करते हैं उसका दूसरा तरीका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट में करने का तरीका है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट इसमें पहले से ही बना होगा, तो वो जो करंट आपको बना के दिया जाएगा क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल भी करंट वही हो, ठीक है। तो लेकिन आपको जो दिया जाएगा आपको वही करंट मान के चलना है, उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करनी है। मैं आपको करंट यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जंक्शन कितने हैं, जो भी हमने बनाया है इसके अंदर जंक्शन कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 ABCD करके लिख देते हैं, A B C D E एंड F, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने पॉइंट्स को भी मेंशन किया। अब इसके अंदर जो F है और जो C है, ये 2 जंक्शन है, बाकी और कोई जंक्शन नहीं है। देखिए A वाले को देखेंगे तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, B वाले को देखेंगे तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, D वाले में भी 2 रास्ते हैं और E वाले में भी 2 रास्ते हैं। F वाले में 3 रास्ते हैं, एक नीचे एक ऊपर और एक इधर, तो 3 रास्ते हुए, एक ऊपर एक नीचे और इधर, 3 रास्ते हो गए। 2 से ज़्यादा रास्ते हैं मतलब जंक्शन हो गया। अब लूप अगर मुझे देखना है, सिर्फ अगर लूप की बात करें तो लूप हमारे पास इसमें कितने बन सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जिस लूप से स्टार्ट करना है उसी लूप पर वापस आना है। तो हमारा एक लूप तो बन सकता है F A B C F, यानी F से गए A पर, A से गए B पर, B से गए C पर और C से वापस आ गए F पर, तो एक लूप ये बना। दूसरा लूप बन सकता है F E D C F, F से गए E पर, E से गए D पर, D से गए C पर, C से वापस आ गए E पर। एक और लूप बन सकता है मेरा F A B C D E F, F से गए A पर, A से गए B पर, B से गए C पर, C से गए D पर, D से गए E पर, E से गए F पर। 3 लूप बन सकते हैं, आपकी मर्जी जितने लूप बनाना चाहें बनाएं। आपको मैं बता देता हूँ, हम लूप हमेशा उतने ही बनाएंगे जितने हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ होंगे। अगर मेरे पास अननोन क्वांटिटीज़ 2 से ज़्यादा हैं तो हमको 2 से ज़्यादा लूप की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं कि पड़ सकती है, मैंने बोला। अगर मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं अननोन क्वांटिटीज़ तो सिर्फ 2 लूप से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। जनरली हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 ही लूप होते हैं, जो 2 ही अननोन होते हैं और तीसरा अननोन 2 अननोन की हेल्प से आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था आपको करंट बना के दिखाऊंगा, देखिए कैसे करंट बनेगा। अगर यहाँ से बनाना हो मुझे करंट, तो सेल हमारे पास कौन सा है, E1 है। मान लिया इसमें करंट आ रहा है I1। अब ये करंट I1 यहाँ पे पहुँचेगा तो थोड़ा करंट ऊपर जाएगा, थोड़ा करंट नीचे आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे चला गया I2 और यहाँ पे आ गया I3। I2 I3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने I2 I3 जानबूझ के लिया है। अगर ऊपर गया है I2 तो नीचे बचा हुआ जाएगा। आप यहीं पर बना दीजिए, यहीं पर लगा लीजिए जंक्शन रूल, समझ रहे हैं मेरी बात। अभी मैंने जंक्शन रूल लगाया नहीं है, जंक्शन रूल आपको लगाना है तो आप इसी फिगर में डायरेक्टली लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ये जो I3 है वो एक्चुअल में क्या है, देखिए होना क्या चाहिए। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो I1 प्लस का है, ठीक है, और I2 I3 दोनों निगेटिव के होंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हमारी I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2। तो तुम्हारा जो I3 है, जो हमारा I3 है वो एक्चुअल में I1 में से I2 को माइनस करने पर ही तो आएगा। तो अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे जो I3 की वैल्यू है वो I1 माइनस I2 लिख दो तो भी चल जाएगा, तो तुमको फर्स्ट लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो क्वेश्चंस में हमको I3 के फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाता है तो हमको फर्स्ट रूल लगाना पड़ता है इस तरीके से ये, और लगा के देखना पड़ता है इनमें रिलेशन है बस में क्या। तो फर्स्ट रूल हम लोग ऐसे लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, I2 यहाँ पर आया तो I2 ये यहाँ पर रुकेगा थोड़ी ना, ये I2 यहाँ पे भी जाएगा, ये I2 यहाँ पे भी जाएगा, ये I2 यहाँ पे भी आएगा। इसी तरह I3 आया तो I3 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा I3, यहाँ तक पहुँचेगा I3। अब यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 दोनों इसके अंदर एंटर करेंगे और ये बन जाएंगे I1, क्योंकि I2 और I3 I1 के ही तो बराबर हैं। समझ में आ रही बात। तो ये मैंने क्या बना लिया, फर्स्ट रूल। अब मुझे अगर सेकंड रूल लगाना है तो मुझे लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लूप अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और 2 इक्वेशन से हमको जो भी अननोन क्वांटिटीज़ हैं, अननोन क्या होंगे, मोस्टली आपके क्वेश्चन में अननोन ये करंट ही होते हैं, इनको फाइंड आउट करना होता है। तो मान लेते हैं अगर मैंने लूप लिया पहला वाला F A B C F, ये वाला लूप ले रहे हैं
F A B C F, तो हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले F से गए A तक, कोई कंपोनेंट नहीं पड़ा, सिर्फ वायर है, वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो हमें हर पॉइंट का पोटेंशियल मान के चलना सेम है। यहाँ से आगे जाएंगे तो हमको पहला कंपोनेंट मिला है क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो हमने करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हमको ये देखना है कि हम A से B की तरफ जा रहे हैं, और A से B की तरफ जा रहे हैं तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ये प्लस का ही लिखा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, थ्योरेटिकली तो निगेटिव है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आप देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। B से C पर जाएंगे, कोई कंपोनेंट नहीं पड़ा, C से F तक जाने लगेंगे तो पहले पड़ा रेजिस्टेंस, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, I1 इंटू R2, रेजिस्टेंस कितना है R2, और हम करंट के डायरेक्शन में ही हैं इसलिए प्लस का हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो सेल पड़ा, सेल की कौन सी प्लेट पैसे पहले पड़ी है, निगेटिव वाली, तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का E1, वापस F पे पहुंच गए, खत्म, तो इज इक्वल टू लिख देंगे 0। अब देखिए हमारे पास E1 को अगर इधर कर दें तो E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2, I1 था क्या, एक मिनट, ओह ये I2 था, सॉरी ये I2 था, ये I2 था मेरा, ठीक है, यहाँ I1 नीचे था, I2 R1 प्लस I1 R2, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड अगर मुझे लेना है तो मान लो मैंने नीचे वाला ले लिया, FEDCF, यानी हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले F से E की तरफ गए, कुछ नहीं मिला, E से D की तरफ जाएंगे तो पहला रेजिस्टेंस मिला R3, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I3 इंटू R3। करंट के हम डायरेक्शन में हैं इसलिए प्लस ही लिखेंगे। D से C तक गए, कुछ नहीं मिला, C से वापस हम F तक जब आए तो पहले मिला R2, तो हो जाएगा I1 इंटू R2, और हम करंट के डायरेक्शन में ही हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे किसमें, प्लस में। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल गई वही बैटरी, और उसका पहला टर्मिनल मिला हमको निगेटिव, तो माइनस का I1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I3 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, और इक्वेशंस बना के हम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए इक्वेशंस को, और उससे हम लोग I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने ध्यान दिया होगा, सेल का EMF किसके बराबर है, सेल के EMF को यूज़ कौन कर रहा है, वो यहाँ के दोनों के पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, ये V1 मान लिया, ये V2 मान लिया, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, EMF के बराबर है। तो ये सेकेंड लॉ है, ये बेस्ड है एनर्जी के लिए। सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है सेकेंड लॉ वाला, कि किरचॉफ सेकेंड रूल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से हम इस रूल को यूज़ करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के करंट को, रेजिस्टेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक आध क्वेश्चंस को हम लोग, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है सेल वगैरह, उसके क्वेश्चंस को, और जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसको मिला के हम लोग कल एक क्लास और देखेंगे, तो हमारा जाके ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ख़त्म होगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, इसको आप पढ़िए। ओके।